Hi friends, this is Karn and welcome to Karn IAS PCS Academy. फ्रेंड्स, जो शिक्षक भर्ती तो प्रैक्टिस से देख रहे हैं उसमें से आज सोशल साइंस, जी हाँ, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्लास 9-10 के लिए देखेंगे। हालांकि ये आप सभी के लिए अप्लीकेबल है, अर्थात आप सभी देख सकते हैं, ना केवल देख सकते हैं बल्कि PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आया और आपकी लेवल अभी क्या है, कितना इम्प्रूव करने की यानी कितना और प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। इसमें कितना क्वेश्चन है? 80 प्रश्न है। पार्ट 1 है, ये सेट 20 सेट्स का है। किसका है तो आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 1 नेक्स्ट 1 से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? कौन सी नकदी फसल नहीं है तो आपको बताना है। तो चाय जो है वो नकदी फसल नहीं है, यानी ऑप्शन सी, चाय नहीं है। नकदी फसल मतलब क्या होता है? तो नकदी फसल का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष रूप से जिसको बाजार में आप बेच सकते हैं। मतलब ये हुआ जैसे कि कपास को आप सीधे बेच सकते हैं, जूट को, आलू को सीधे बेच सकते हैं, जूट को सीधे बेच सकते हैं, ठीक है। जबकि चाय को उसके जो सीधे बेचाने के बाद किसको क्या करते हैं, उसको परिवर्तन करके, ठीक है, उसको वैल्यू एडिशन करके बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो नियाग्रा का संबंध किस देश से है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि नियाग्रा जो जलप्रपात है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। कहाँ है? जो वहाँ पे जो 5 झील है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसी में से एक है नियाग्रा जलप्रपात जो संयुक्त राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्रही कण कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको? उसका कारण है कि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। जी हाँ, जो नीचे से जाता है, ठीक है, जैसे एयर गया उसको भी क्या करता है, एयर नहीं बल्कि ह्यूमिडिटी है उसको जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जल को अवशोषण करता है, जी हाँ, वही ह्यूमिडिटी वाला। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडे होने से संग्रहण की प्रक्रिया होती है। जी हाँ, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, आखिर जो पहाड़ी इलाका है, जो हिमालय है, ठीक है, आखिर हिमालय पे सब दिन आइस कैसे जमता है? उसका कारण यही है कि जो भी आइस, जो भी मतलब वाटर वेपर्स, यानी जो वाटर ड्रॉपलेट ऊपर जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। ऊपर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है, यही वजह से यहाँ पे क्या होता है, आइस बन जाता है। यही चीज़ ये कह रहा है कि ठंडा होने की वजह से, एक सेकेंड फ्रेंड, ठंडा होने की वजह से संग्रहण प्रक्रिया होती है, ठीक है। जब संग्रहण हो जाता है, यानी यहाँ से 2-3 फैक्टर है। एक तो जैसे नीचे में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ऊपर में टेम्परेचर कम रहता है। इससे क्या हुआ, नीचे से वाटर ड्रॉपलेट ऊपर गया, यहाँ पे संघनित होकर बाद में जब टेम्परेचर चेंज होता है तो बारिश कराता है। यानी आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, यानी डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? जी हाँ, सिंधु का उद्गम स्थल क्या है? तो सियाचिन हिमानी है। जी हाँ, सियाचिन हिमानी है, जहाँ पे कैलाश चोटी से दूर 5000 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है ये, ठीक है, लद्दाख के पास है। और देखिए, एक थोड़ा सा अगर मैप के थ्रू देखना चाहिएगा आप, ये देख लीजिए, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। 3 नदी है, एक तो ब्रह्मपुत्रा इधर जाती है, एक तो सिंधु जो कश्मीर होते हुए चलाता है यहाँ पर अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। एक सवाल पूछा था UPSC 2021 में, ये सवाल ये था कि जो झेलम नदी है, मतलब इसे झेलम चेनाब सब था, इसके जो सहायक नदी कौन सा है जो आखिर में जाके मिलता है? तो ये था, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे बड़ा क्या है? यानी किस आधार पे वो सबसे लंबा है, मतलब लंबाई के आधार पे वो सबसे बड़ा है विश्व में। चौड़ाई के आधार पे कौन सा है? अमेजन जो रिवर है, जो कहाँ पर है? तो अमेजन रिवर यहाँ नहीं बल्कि इस तरह से है, ये वाला पार्ट, ये वाला अमेजन है। कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका, जी हाँ, यहाँ का अमेजन पार्ट है, ब्राज़ील इधर दिख सकता है। तो नील नदी की लंबाई कितना है? अगर नील नदी की लंबाई की बात करें तो
6690 यानी 6690 किलोमीटर। क्या है? किलोमीटर। ये विश्व का सबसे विशालतम लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? मान लेते ये समुद्र है, ये स्थल है, ऊपर खबर है। ठीक है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना यानी समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा कारण है? तो कारण यह है कि निर्माण ऋणात्मक संरचनात्मक होता है। मतलब ये हुआ, इसको नॉर्मली समझिए कि जो वाटर जो टेम्परेचर होता है ना, वाटर का जो टेम्परेचर वो जल्दी ना गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, इसका मतलब, और जो लैंड है यानी जो अर्थ है इसका ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है और बहुत जल्दी कूल हो जाता है। यही वजह है कि जब ठंडी दिन का समय होता है तो जो टेम्परेचर है वो ये समुद्र का ये कम गर्म होता है। कम गर्म हुआ और वाटर अर्थ वाला ज़्यादा गर्म हो गया तो हवा का रुख इधर से इधर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो समुद्र तल पे सामान्य कितना होता है? एक तो इसको 76 Hg पे मेजर किया जाता है और इसको क्या कहते हैं 1013.25 मिली बार होता है। ठीक है, ये ऊंचाई कितना पर लगभग मेजर किया जाता है? सॉरी अक्षांश पे तो 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र से वायुदाब का ये मेजरमेंट मतलब जो 1013 मिली बार है ये होता है। ठीक है, अब एक सवाल एक और आता है कि कितना ऊंचाई पे वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होता है? तो 300 मीटर पे, जी हाँ 300 मीटर ऊंचा जाने पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 34 मिलीबार क्या हो जाता है? 34 मिलीबार कम हो जाता है। यानी जो अभी जस्ट एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, आखिर आइस ऊपर में क्यों बनता है, ये यही कारण है। इन ऑप्शन देखा जाए 7 का क्या ऑप्शन होगा? 7 का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ दे रखा है 1521 मिलीबार। इसका आंसर बी होगा, वो चूँकि मिस गलती से वो बी होगा क्योंकि 1013.25 मिलीबार होता है, बी होगा आंसर। नंबर 8, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को कहते हैं? दो समानांतर भाग है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। ये आपको कहाँ दिखेगा? ये आपको दिखेगा भारत में नर्मदा घाटी। जी हाँ, अगर आप मैप में देखना चाहिएगा तो जस्ट 30 सेकेंड। नर्मदा नदी आती है और नीचे से तापी। ठीक है, इस बीच में क्या है कि जो चट्टान है, मान लीजिए 2 बड़ा बड़ा चट्टान है, कलर चेंज कर देते हैं, ये मानिए 2 बड़ा बड़ा चट्टान है, इसके बीच में जो धसा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो धसा हुआ पार्ट है उसको क्या कहते हैं? उसको भ्रंश घाटी कहते हैं, जो बीच में धसा हुआ पार्ट है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। यही वजह है कि नर्मदा और तापी के बीच में बहुत ज़्यादा बारिश होता है क्योंकि वहाँ पे समुद्र है। ठीक है, नेक्स्ट अब कह रहा है कि यदि ये चूँकि धसा हुआ पार्ट है, जबकि यदि बीच का भाग एवं किनारे को उठ जाए, ठीक है, बीच हम मान लेते इस तरह से बीच का भाग उठ जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं रैंप घाटी। क्या कहते हैं? रैंप घाटी। ठीक है, ऐसा कहाँ दिखेगा आपको? तो ब्रह्मपुत्रा में। जी हाँ, ब्रह्मपुत्रा नदी जो यहाँ से निकलती है ऐसे करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ? उठा हुआ पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा गलत है? तो देखते हैं, भाखड़ा नगर सतलुज नदी पर, जी हाँ। सलाल परियोजना जो ब्यास नदी है, ब्यास होगा बीज नहीं, ब्यास नदी पर, जी हाँ। दामोदर घाटी गंगा नदी, जी नहीं, दामोदर घाटी गंगा नदी पर ना होके किस पे है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है ये दामोदर घाटी, गंगा नदी पर नहीं है बल्कि दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी पर है, यानी ऑप्शन सी गलत है। तो ऑप्शन डी सही होगा, हीराकुंड जो है वो महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित तत्व में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो प्लूटोनियम, ऑप्शन बी।
ठीक है, ये कृत्रिम रेडियम सक्रिय तत्व है, उसके द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। पोलेनियम की बात करें तो पोलेनियम के सभी तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक है। जी हाँ, जो समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स, पोलेनियम का मैक्सिमम आइसोटोप्स है कितना है 27। नेक्स्ट, थोरियम का सर्वाधिक भंडार जो है वो इंडिया में है। जी हाँ, केरल तट पे ये सवाल कई बार पूछा भी गया है। थोरियम का कई बार नहीं बल्कि शायद 65th या 4th में पूछा गया है, थोरियम कहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। जस्ट अभी ऊपर पढ़ा आपने, ठीक है, दो समानांतर है, उसके उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। मतलब जैसे उठा हुआ भाग है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। जी हाँ, देखिए ये ब्लॉक बन रहा ना, फिर माने कोई घाट है, फिर उठ गया, इस तरह से उठ गया, ये क्या बन रहा है, एक ब्लॉक बनते जा रहा है। ये ब्लॉक दिख रहा होगा आपको, ये ब्लॉक, इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, या ब्लॉक पर्वत या हर्ष पर्वत भी कहते हैं, इसको हर्ष है पर्वत भी कहते हैं। किंतु जब भूचलन की दृष्टि से अलग अलग परिस्थिति के कारण यह परिणाम होता है। जी हाँ, इसका निर्माण कई अलग अलग कारण से होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या कहलाती है, तो मई से सितंबर तक नहीं, भारत में जून में आती है। नवंबर से जनवरी तक, जी नहीं। अक्टूबर से जनवरी तक, जी नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। दक्षिण पश्चिम मानसून अभी आप जो जिस मंथ में पढ़ रहे हैं ना, ये बिहार में या भारत में मानसून का आगमन का वर्ष है। क्यों, इसको थोड़ा मैप में देख लीजिए। ये मानिए इंडिया है, एकदम मानसून को बहुत बारीकी से समझ लिए, यकीन मानिए एक बार आपने समझ लिया फिर मानसून कभी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, ये नीचे है, मान लीजिए इक्वेटर है, थोड़ा सा नीचे है, वो दिख नहीं रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, इधर से मानसून आया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक बहुत ऊंचा हुआ पहाड़ है जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, और सबसे सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, नीचे में। कितना है, 3600 या 2695 किलोमीटर है। ठीक है, मीटर है। अब देखिए ये पहाड़ी है, ये टूटा फूटा इलाका है। ठीक है, ये मलबा का पठार है, यहाँ पर भी पठार है, ये झारखंड का पार्ट है, यहाँ भी पठार है। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये रेगिस्तान वाला ये कहाँ का है, तो राजस्थान का पार्ट है, यहाँ पे भी पहाड़ है। ठीक है, ये तो पहाड़ है, उसके अलावा बस इसी तरह है। अब देखिए थोड़ा इसको समझिए, दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से आया, तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसको देखिए दक्षिण पश्चिम इधर से प्रवेश किया। कब प्रवेश करता है, तो ये प्रवेश करता है जून के फर्स्ट वीक में। जी हाँ, जून के फर्स्ट वीक में रहता है, 6 महीने तक रहता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर में ये रिटर्निंग, मध्य अक्टूबर से 15 अक्टूबर से ये रिटर्निंग होने लगता है। पिन चेंज कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट हो। 15 अक्टूबर से क्या होता है, रिटर्न होने लगता है, और जून के फर्स्ट सप्ताह में जाता है। ठीक है, अब देखिए चूँकि यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा पहाड़ है। ठीक है, बहुत बड़ा पहाड़, इसी वजह से इस साइड है, यानी इस पार ज़्यादा बारिश कराता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। और चूँकि इलाका कौन कौन सा इस साइड है, तो केरल है, गोवा है, सॉरी कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। यानी इस पार्ट में जो इस साइड इलाका है, इसमें क्या है, वर्षा ज़्यादा होगा, वर्षा ज़्यादा होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक। यही वजह है कि लक्षद्वीप में बारिश ज़्यादा होगा। अब देखिए मानसून है वो 2 शाखा में विभक्त हो जाता है, दक्षिण पश्चिम। एक तो ऐसे चला, मान लेते हैं ऐसे गया, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, और एक इधर वाला। सवाल है कि बीच में क्यों नहीं जाता है, तो बीच में छाया वृष्टि क्षेत्र है, मतलब चूँकि पहाड़ी इलाका है, इसको पार नहीं कर पाता है, इसको पार नहीं कर पाता है। यही वजह है, ये जो विदर्भ का इलाका है, यहाँ पे बारिश कम होता है और किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, और इंडिया में सर्वाधिक किसान आत्महत्या यही क्षेत्र से करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर गुजरात में प्रवेश किया, एक फिर प्रवेश करते करते यही थोड़ा सा इधर आता है बिहार साइड, और फिर ये छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड होते हुए वापस रिटर्निंग होने लगता है। ठीक है, एक पार्ट चला जाता है कहाँ, तो राजस्थान इधर। सवाल है कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं ज़्यादा होता है, राजस्थान में बारिश इसलिए ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ये जो पहाड़ी क्या है, जो वर्षा का जो क्षेत्र है इसके समानांतर है, मतलब क्योंकि इधर कोई अवरोध का क्षेत्र ही नहीं है, इसलिए जो क्लाउड है यानी जो बादल है वो सीधे चला जाता है कहाँ, लेह लद्दाख के आसपास। ठीक, लद्दाख भी नहीं बल्कि ये हिमालय के आसपास, उत्तराखंड के आसपास। ठीक है, यहाँ पर बारिश कराता है। फिर यहाँ पर भी क्या, ऐसे पहाड़ी का रेंज है। जी हाँ, ये जो कलेजा परधर है यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौराधर, ये है, यहाँ पर भी बारिश नहीं होता। यही वजह है कि लेह का जो क्षेत्र है यहाँ पे
9 से 10 सेंटीमीटर बारिश होता है और दुनिया के सर्वाधिक कम बारिश इलाकों में से एक माना जाता है। एक तो ये हो गया। फिर जब रिटर्निंग आता है 15 अक्टूबर के आसपास से तो फिर बारिश कराता है। अब देखिए यही वजह है कि जो तमिलनाडु का तट है यहाँ पे दो बार मानसून आता है, 2 बार नहीं बल्कि 2 शाखा से मानसून आता है। एक तो इधर से गया तो बारिश करा दिया यानी दक्षिण पश्चिम मानसून स्टार्टिंग में, दूसरा जब रिटर्निंग होता है तो बारिश कराता है। लेकिन तमिलनाडु में जो मैक्सिमम बारिश कराता है वो रिटर्निंग मानसून कराता है। यही वजह है कि वहाँ पे दिसंबर से जनवरी मंथ में क्या आता है, बाढ़ आ जाता है। दिसंबर से जनवरी बाढ़ आ जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, कुछ मानसून से आएगा तो इन उपरोक्त में से इसका कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करती है, उसकी तारीख क्या होगा। इधर पश्चिम है, इधर पूर्व की ओर पार कर गया तो तारीख क्या होगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा। सवाल है क्यों, सवाल है क्यों। कहता है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पश्चिम से पूर्व यानी एशिया से अमेरिका जाते हैं तो एक दिन घट जाता है, जबकि पश्चिम से पूर्व यानी पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो बढ़ जाएगा। कारण क्या है, कारण ये है कि सन इधर होता है। ठीक है, मान लीजिए ये ग्लोब है, सनराइज इधर हुआ, इधर तो सन पहले दिख गया, मतलब इधर सन पहले सनराइज हो जाता है, इधर से बाद में होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसके लिए तो बाद में सनराइज हो रहा है, लेकिन इधर तो पहले हो गया। यही वजह है कि इधर जाने से एक दिन ऐड हो जाता है, इधर जाने से एक दिन, इस साइड होने से एक दिन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। लगभग होता है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, ठीक है, वैसे तो लगभग दे रखा है, लेकिन औसतन जो देखा जाए फोटोस्फीयर का जो तापमान बात किया जाए तो ये लगभग 5700 से 6000 केल्विन के आसपास होता है। और सूर्य के केंद्र यानी इसका जो मेन जो सेंटर है, यहाँ के तापमान देखा जाए, यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर होता है 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन डी इसके अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सील क्या है, सील क्या है। अब देखिए सील है क्या, तो कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर है। नहीं समझे क्या कह रहा है, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर है। ये निर्माण कब होता है, थोड़ा मैप में देख लीजिए। पर्वत है, ठीक है, ये भी पर्वत, ये भी पर्वत है, ठीक है। इसके बीच में जो लावा का जमाव होता है, लावा आता है कहाँ से, तो अर्थ से ही जो मैग्मा है इसका जमाव होता है, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या, सील। आप समझ गए होंगे, इन्हीं दो पर्वतों के बीच जमे हुए लावा को क्या कहते हैं, सील। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर पसंद आ रहा हो वीडियो यकीनन सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, शेयर भी करें, मेहनत बहुत लगता है बनाने में, सो प्लीज़ नीड टू बी सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर को। कब होगा, 22 दिसंबर को। थोड़ा सा समझ लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में कब होता है बड़ा दिन, हम लोग जानते हैं, याद करने के लिए फॉर स्पेशल फॉर इंडियन पीपल, हम लोग क्या जानते हैं, जो 21 है, ठीक है, 21 तारीख को। अब 21 कौन, तो जून वाला, ठीक है, 21 जून वाला। इधर क्या होता है कि दिन हम लोग को बड़ा होता है, गर्मी जैसे अभी का दिन है, गर्मी में दिन बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो सेम अगर हम लोग चूँकि नॉर्थ इंडिया में, हम लोग के वहाँ पर हैं, हम लोग नॉर्थ इंडिया का आदमी है, नॉर्थ इंडिया बल्कि नॉर्थ हेमिस्फीयर के पार्ट हैं, तो जो साउथ हेमिस्फीयर में होगा यानी दक्षिणी मतलब नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर मान लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध, हाँ दक्षिणी गोलार्ध में होगा, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए दिन छोटा हो जाएगा। यही पूछ रहा है, क्योंकि हमारे लिए ठंडा में दिन छोटा होता है, इसके लिए ठंडा में दिन बड़ा होगा। इस तरह से आप ट्रिक बना के नॉर्मली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो कह रहा है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते। जी हाँ, ज़्यादा वर्षा होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री 10 से 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ वाला जो क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगा, क्योंकि ज़्यादा वर्षा होगा तो ज़्यादा संघनन वृक्ष होगा, लेकिन वो काम का नहीं होता है।
दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसून वन पाए जाते हैं। औसत वर्ष, जी हाँ, औसत मतलब जहाँ 200 से कम हो वहाँ पर क्या होता है, मानसूनी वन पाया जाता है। ठीक है। तीसरा, निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है। जी हाँ, जहाँ वर्षा कम होगा वहाँ शीतोष्ण घास का ही मैदान होगा। आपने जिस अभी जो आपको बताया था ज्योग्राफी वाला जो मैप, यानी ये वाला, यानी यहाँ ज़्यादा बारिश होता है केरल तट पे, तो यहाँ पर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा। यहाँ पर फिर ये जो है चेरापूंजी वाला यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, इन आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है, तो देखा जाए पहले, चेकोस्लोवाकिया, प्राग, इसका तो ठीक है। डेनमार्क, कोपेनहेगन, ये भी सही है। इथोपिया, इथोपिया सूबा नहीं होता, इथोपिया का सूबा नहीं, यानी सी गलत है। ठीक, इथोपिया को जरा देता है अदीस आबाबा होता है। जी हाँ, अदीस आबाबा, बा, ठीक है। जबकि सूबा किसका है, कोरिया का तो जान ही रहे, पियोन याप, और एक क्या बचा, सूबा किसका है, तो सूबा जो है वो फिजी का है। किसका है, फिजी। नेक्स्ट, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है। तो कैस्पियन सागर कहाँ पर है, यूरोप का पार्ट है। कहाँ पर है, तो ये जो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ पार्ट यूरोप में है और कुछ पार्ट इसका एशिया में। जी हाँ, चूँकि तुर्कमेनिस्तान जो, जैसे ये टर्की है, ठीक है, ये मान लीजिए मैप है, ये जो टर्की वाला पार्ट है, ये टर्की का जो निचला पार्ट है वो एशिया में आता है, ऊपर पार्ट यूरोप में आता है। ठीक है, ये चूँकि यहीं पर है, इसलिए जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं यूरोप के अजरबैजान, रूस से लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये मतलब किस देश से लगा हुआ है कैस्पियन सागर, तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, यूरोप के अजरबैजान एवं रूस से लगा हुआ है। जैसे उसी तरह से जैसे कि टर्की है 2 देशों में। ठीक है। नेक्स्ट, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है, तो देखते हैं। पहले तो आइसोहाइट वर्षा के लिए, ये तो सही है। आइसोबार दबाव के लिए, ये भी सही है। आइसोथर्मस तापमान के लिए, आइसोथर्मस तापमान, जी नहीं, ये गलत है। नहीं, ये भी सही है। आइसोहेल्स जो है आर्द्रता के लिए नहीं होता, यानी ये आइसोलाइन मतलब आइसोहेल्स, यानी सी इसका सही होगा, आंसर डी होगा, क्योंकि आइसोलाइंस लाइन सूर्य के प्रकाश वाले स्थल को मिलाने वाले कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो आइसोहेल्स है, इसे हेल्स है, इसका जो होता है, ये क्या होता है, जो सन का जो प्रकाश का जो लाइन मिलाने वाला होता है उसी को कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रिक्त घाटी में स्थित नदी है। रिक्त नहीं, रिप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है, ऑप्शन सी तापी। क्या है, तापी। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, 2 स्थल दिया, मतलब स्थल है और प्रक्रिया है, यानी किस तरह से क्या बन रहा है। तो देखते हैं, आंसर दे रखा है ABCD करके, यानी इसको मैच द फॉलोइंग करना है। प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध क्या है, तो प्राकृतिक तटबंध किस कहाँ पर काम आता है, तो नदी क्षेत्र में। ठीक है। एस्कर की बात करें, एस्कर कहाँ पर आता है, ये यानी हिमनद जो है, यानी हिम नदिया क्षेत्र में, ऑप्शन डी। और देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं, यानी एक का तीन, जी हाँ, 1 का 3 देखिए, केवल और केवल एक आपको पता हो तो भी प्राकृतिक तटबंध है वो नदी क्षेत्र के लिए है, तो आंसर आप आसानी से पिक कर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं कौन कौन है, यानी पेलजे जो है ये क्रस्ट के लिए है, ऑप्शन बी, और बरकान जो है, बरकान किसके लिए है, बातोड़ के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोलेमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिर्वात यूरोप के पश्चिम के अति निकट है। देखते हैं टोलेमी ने क्या क्या कहा था।
दूसरा, एस्टेबो ने इथियोपिया में भारी वर्षा के कारण बताते हुए नाइल में बाढ़, जो नील नदी है, नाइल में बाढ़ के सही व्याख्या किया था। नेक्स्ट, यानी कौन सा सही है? तो उपरोक्त दोनों सही है, उपरोक्त दोनों सही, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारकों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर दिए? इस बल पे बल दिया कि कला अनुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसा करते हुए उसने लियोनाउस तथा लेविज का विरोध किया, परंतु ह्यूम और कौन व्यक्ति है वे, तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, इसकी संभावना बहुत कम है, स्टेटमेंट खतरनाक वाला। गोएथ के प्रयत्नों का समर्थन किया था, उसका विस्तार किया। ये किसने किया था? ये किया था वेरेनियस। कौन? वेरेनियस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन सिंगल दे रखा है या डबल? सिंगल है। कह रहा है लटकती घाटियाँ प्रदर्शित कर सकती है। जो एक क्षेत्र जो हिमनदी नहीं हुआ है, मतलब एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है, जहाँ पर हिमनदित नहीं है तो हिम जहाँ पर हो जाएगा वो तो लटक सकता है क्या? बिल्कुल, यानी लटकती घाटियाँ प्रदर्शित कर सकती है। ऑप्शन ए। बाकी गलत है, इसलिए गलत पढ़ने की आदत कृपया न डालें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? एक सेकेंड फ्रेंड, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सही कौन सा है? सही दे रखा है आंसर डी, यानी सीधे सही वाले को पढ़ेंगे। भी आकार की घाटियाँ प्रदर्शित कर सकते। जी हाँ, जो हिम नदी होता है ना, इसको मतलब नहीं समझे, इसको मतलब ये समझिए, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ से नदी आ रहा है। जो नदी जब युवा अवस्था में होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वेग होता है, बहुत ज़्यादा मतलब गति होता है। वो क्या करता है, जब बारिश जहाँ पर गिरता है वो इस तरह से बना देता है। जी हाँ, ये भी आकार यही है जहाँ पे युवा नदी मतलब गिरती है। जिससे से नदी अंतिम अवस्था में जाता है फिर तो इस तरह से एकदम नॉर्मल हो जाता है बुढ़ापा में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे। तो तत्कालीन वायसराय कौन थे? डफरिन था। ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 84 से था, 1884 से 88 तक, 84 से 88 तक ही है, शायद नहीं 88 तक ही है। तो स्थापना कब हुआ कांग्रेस का? 1885 में। तो कौन होगा? डफरिन। उससे पहले किसका था कार्यकाल? तो रिपन का था। कब से कब है? 1880 से 84। ठीक है, इसको रिपन के काल में ही फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। उसके अलावा रिपन को उदार रिपन कहा जाता है। इल्बर्ट बिल भी बात इससे संबंधित था। साथ ही साथ जो स्थानीय स्वशासन है इसको जनक माना जाता है। लॉर्ड लिट्टन मतलब प्रेस के लिए फेमस था। ठीक है, प्रेस के लिए फेमस था। नेक्स्ट एक कुछ और पॉइंट है, जैसे कि ये कहा जाता है कांग्रेस का स्थापना विचार डफरिन के दिमाग की उपज थी। जी हाँ, कांग्रेस का जो विचार था ना ये डफरिन की उपज थी, जिनके अनुसार उनके सहयोगी एयू हुम ने उसको मूर्त रूप दिया। क्यों था? तो ऐसा माना गया था कि भारत में बहुत ज़्यादा जो आंदोलन है वो धीरे धीरे छोटे छोटे आंदोलन हो रहा है। तो उस छोटे छोटे आंदोलन को डिफ्यूज करने के लिए, उसको कम करने के लिए सोचा एक संस्था बनाएंगे, उस संस्था के माध्यम से उसको कम किया जाएगा, ऐसा माना जाता है। इसके कई विचार भी है, लेकिन डफरिन भी इसका उपज था दिमाग के। सेफ्टी बल्ब की तरह से इसको यूज किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 27 गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। सवाल ये है, तथा एक और आता है किनके प्रयास से हुआ था? तो सोहन सिंह भाखना। कभी कभी ये भी आ जाएगा, अगर 4 ऑप्शन आता है और गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल न रहे तो आपको जाना है सोहन सिंह भाखना के साथ। एक सवाल और पूछा बीपीएससी या यूपीपीएससी पूछ रखा है, इसके स्थापना कहाँ हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था अमेरिका में। एक ये पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि ये अमेरिका रहेगा, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा रहेगा ऑप्शन या नेक्स्ट तरह से रहेगा कि कहाँ गठन हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को। कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका का एक स्टेट है। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछा जाता है इसका गठन कब हुआ? 1913। ठीक है, गदर पार्टी, गदर इसको
ठीक है। एक जो था ना, ये गदर नाम की पत्रिका चलाता था, जी हाँ, गदर नाम का पत्रिका था, उसी से ये फेमस हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसने बनाई गई समिति का, मतलब बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो समिति का नाम क्या था? हंटर कमीशन। जी हाँ, हंटर कमीशन। एक और भी है जो बाढ़ से रिलेटेड है, बाढ़ या एजुकेशन से, ठीक है। हंटर कमीशन बना था, ठीक है, अक्टूबर 1919 में। इसकी अध्यक्षता में 8 सदस्य थे हंटर कमीशन में, और यही बस कुछ नहीं कहा, मतलब उसको गैर जिम्मेदाराना हरकत करके उसको भगा दिया। नेक्स्ट अब देखिए, एक सवाल और पूछा, लिलिथवो कार्यकाल कब था? 1935 का आसपास, 35 से 44 रहता है, ठीक है। साइमन कमीशन 1928 में आता है, लेकिन गठन कब होता है ये तो आता है, लेकिन एक सवाल और पूछा था, गठन कब हुआ? तो गठन हो गया था 1927 में, जी हाँ। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1931 में, ठीक है। गांधी कब हुआ था? और इस समझौते में तेज बहादुर शाहपुर और जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी और इरविन ने मध्य समझौता हुआ। कब हुआ? तो 17 फरवरी दिल्ली में। इसके दिल्ली वार्ता होती है, इसे दिल्ली समझौता भी कह सकते हैं, ठीक है। इस समझौते में मतलब फाइनली इसको मूर्त रूप कब दिया गया? 5 मार्च को, जी हाँ, ये भी पूछा जाता है। 5 मार्च मैच द फ्लोइंग में आता है 1931 को, ठीक है। और इसको दिल्ली पैक्ट कहते हैं, ये दिल्ली पैक्ट के नाम से भी फेमस है, ठीक है। और क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी मतलब कांग्रेस पार्टी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा था, और गांधी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एकमात्र जो व्यक्ति गए थे वो कौन थे? वो थे गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो किसके समय में किया था? ये किया था जहांगीर ने किया था, मतलब हॉकिंस जहांगीर ही किया था, मतलब जहांगीर के शासनकाल में। हालांकि हॉकिंस की वापसी के पश्चात ये 1915 में आता है, जी हाँ। पहले आता है हॉकिंस 1908 में, ठीक है, 1908 में आता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। लेकिन थॉमस रो इसमें सफलता प्राप्त कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, नील विद्रोह आरंभ हुआ था। सवाल है 31, कब? तो नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में, जी हाँ, 1859-60 में। तो बंगाल में कहाँ हुआ था? बंगाल में क्यों हुआ था? तो नील आंदोलन, जो कृषक थे उसके शोषण बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है। दूसरा एक और नील आंदोलन संबंधित है, जो चंपारण सत्याग्रह था, वो भी नील आंदोलन ही था, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि जो दीनबंधु मित्र है, ठीक है, उसने नील दर्पण के माध्यम से एक नाटक किया था, उसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार पूरा किया था। ये भी पूछा जाता है कि किस नाटक के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हुआ था? तो नील दर्पण जो किसका था प्रस्तुतिकरण? तो दीनबंधु मित्र का, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ए भी आ सकता है, 1859-60 भी रहता है, तो आपको इस बात को भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इसका गठन कब हुआ था? 1876 में, ठीक है, कोलकाता में अल्बर्ट हॉल में। एवं इसका एक और पूछा जाता है, कभी कभी सुरेंद्रनाथ बनर्जी रहेगा और साथ में ये भी दे देगा, चूँकि प्रीवियस में पूछा हुआ है, क्या दे देगा? आनंद मोहन बोस, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये मतलब राजनीतिक संगठन था जिसका उद्देश्य था। एक सवाल और आता है, जो कांग्रेस के स्थापना से पूर्व प्रमुख संगठन कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन। इससे कई सवाल हैं, तो धीरे धीरे सेट बाय सेट देखते चलेंगे। बाद में इसका कांग्रेस में विलय भी हो गया था, ठीक है, बाद में कांग्रेस में इसका विलय भी हो गया था। फ्रेंड्स, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, चूँकि ऑब्जेक्टिव जरूर एक ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन इसमें वही पूछेगा, इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो मेरी कोशिश है इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट को आपको बता सके, ताकि आपको अफसोस ना हो कि क्वेश्चन तो पढ़े हैं लेकिन फ़ायदा नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 33, उपनिषदों की विषय वस्तु है। तो दर्शन है, ऑप्शन ए। क्या है दर्शन? है दर्शन मतलब होता है गुरु के पास आके चिंटू पिंटू बैठ के जो पढ़ता था, इसी को कहते थे दर्शन, ठीक है। अब ये मत पूछ रहे चिंटू पिंटू कौन है।
क्वेश्चन नंबर 34, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश के शासक था? तो गौतमी पुत्र किस वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का था। किसका था? सातवाहन वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए यहाँ से दो सवाल आता, मतलब कन्फ्यूजन वाला। एक तो फाहियान पूछ लेगा, दूसरा हुएनसोंग पूछ लेगा। हुएनसोंग, तो ह से हुएनसोंग, ह से हर्षवर्धन, ठीक है। यानी मैंने ट्रिक बना रखा था, ह से हुएनसोंग, ह से हर्षवर्धन, बाकी बचा एक दो फाहियान, तो इसके शासनकाल में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। तो कब का काल है ये? तो पहली शताब्दी के आसपास का है। जी हाँ, इसमें गुफा संख्या टोटल कितना है? 29। कितना है? 29, जो 3 अलग अलग पार्ट में है। ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मैच करें, राजवंशों को दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या दिया रखा है। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? मौर्य वंश। और जस्ट अभी मैंने आपको बताया हुएनसोंग और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किस वंश का था? तो गुप्त वंश का। तो फाहियान और भी क्या दे रखा है यार, कौन सा मैच कर रहा है ना। चंद्रगुप्त, एक सेकेंड, ये जो गुप्त है ना, ये गुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, गुप्त वंश है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके समय में कौन आया था? फाहियान आया था। यानी बी का 3, यानी 2 का 3, 2 का 3 अगर देखा जाए तो 2 का 3, यानी ऑप्शन डी, यानी एक भी आंसर पता हो सही से, ठीक है। जैसे बाकी चीज़ देख लीजिए, जैसे कि आपको मेगास्थनी तो 100% पता होगा कि मौर्य काल में आया था, यानी 1 का 2, 1 का 2 देख रहे हैं, तो भी ये दोनों ऑप्शन क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, यानी इस दोनों में से कोई होगा। तो फ्रेंड्स, एलिमिनेशन ट्रिक को लगाइए, यकीन मानिए यूपीएससी में ना कम से कम 30 क्वेश्चन सिर्फ इस मेथड से कॉन्फिडेंस से बन जाता है। 38, उत्तर रामचरित्र के लेखक थे। तो उत्तर रामचरित्र के लेखक की बात करा जाए तो भवभूति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे? 14 शिलालेख पाए गए थे तो गिरनार में। गिरनार कहाँ पर है? गुजरात का पार्ट है, काठियावाड़ जूनागढ़ का पार्ट है, ठीक है। और इसको पहली बार किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप 1837 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्या कह रहा है? बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है। तो बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? उपरोक्त में से कोई नहीं, चूंकि खानवा का युद्ध कहा जाता है उसको। कौन सा? खानवा। जी हाँ, खानवा का युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था? 1527 में। पहला युद्ध हुआ था कब? पहला हुआ था 26 में, जिसके साथ ही वो शासक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अकबरनामा का लेखक कौन था? अकबरनामा का लेखक कौन था? अबू फजल, ठीक है। अबू फजल ने आईन अकबरी का मतलब लेखन किया था। इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया था, तो 3 पार्ट बाद में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफ़ा क्या था? दारुल उल सफ़ा क्या था? तो खैराती अस्पताल था। जी हाँ, खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट, दानशाला भी था, मतलब दीन कुछ नाम था उसका। क्वेश्चन नंबर 43, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है। किस वेद से है? ऋग्वेद से है, ठीक है। इसका रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। और किसको समर्पित है? सूर्य देवता सविता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट, इसका नाम क्या था? ऑप्शन देते हैं, रजवानामा या हमजानामा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है। पहली बात ये किससे संबंधित था? तो नील की खेती से। किस संबंधित था? नील की खेती से। अब 3 कठिया मतलब
3 कट्ठा अपॉन 20 कट्ठा, ठीक है। तो 3 कट्ठा अपॉन 20 कट्ठा कहीं है क्या? जी हाँ, ऑप्शन ए में ही है। इसी में गांधी जी भारत आते हैं और गांधी जी को निमंत्रण किस अधिवेशन में कांग्रेस को दिया जाता है? 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। कौन जाते हैं? राजकुमार शुक्ला। गांधी जी कब पटना उतरते हैं? 11 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? तो नाबार्ड का जो प्रमुख कार्य है, जो ग्रामीण क्षेत्र का बैंकिंग है उसको वित्त पोषण करना, यानी क्वेश्चन 46 ऑप्शन क्या दे रखा है? सी, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करता है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा जाता है, डायरेक्ट सीधा नाबार्ड किसी को मतलब जनता को देता है क्या लोन? जी नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, पूर्ण जो प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत यानी कंप्लीट कॉम्पिटिशन के अंतर्गत जब आयाम कीमत स्थिर हो और बाह्य मितव्यताएं न हो उद्योग पूर्ति चक्र क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। लागत वक्र के ऊर्ध्वपातर ऊर्ध्वर योग व्युत्पन्न होगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एकाधिकारिक मतलब मोनोपोलिक जो कंपटीशन में एक फर्म का दीर्घकालिक संतुलन बनाया जाता है, किसमें? तो एकाधिकारिकात्मक जो प्रतिस्पर्धा यानी मोनोपोलिक जो कंपटीशन है उसमें कैसे बनाया जाता है? तो बनाने का है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड से, ठीक है। क्या होता है? गिरते हुए खंड से, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मोनोपोलिक कंपटीशन होता है, फर्म में जब सामान्य लाभ कमाती है तो स्तंभ से कम आकार की होती है और अतिरिक्त क्षमता के अतिरिक्त कार्य भी होता है। इसको नहीं समझे, इसको समझे ऐसे। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है? भारत में उसका मोनोपोली होता है, मतलब एकाधिकार होता है, ठीक है। जब एकाधिकार होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो वक्र का होगा वो न्यूनतम होगा, कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। जब कंपटीशन नहीं होगा तो चीज़ आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? रोजगार की क्लासिक सिद्धांत के संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? विचार कीजिए। आंसर दे रखा है ABCD। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। क्लासिक सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, यानी पूर्ण रोजगार किस मान्यता पर आधारित है? ये तो सही है, यानी ए सही है। ए किस में नहीं है? ए बी में नहीं, यानी बी कैंसिल हो जाएगा। बाकी देखते हैं और क्या दे रखा है। पूर्ण रोजगार का क्लासिक संस्करण एक ऐसी स्थिति है जहां अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान है। बी गलत है। देखते हैं बी किस में है। तो बी जो दिया हुआ है बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें, यानी ऑप्शन सी गारंटेड सही होगा, यानी सी है सही है। पूर्ण रोजगार के क्लासिक संस्करण मौसमी बेरोजगारी एवं संघर्ष जनित बेकारी संगत है, सी है। दूसरा क्या करें? क्लासिक अर्थशास्त्रियों में बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मजदूरी में कटौती का वकालत करता है। ये स्टेटमेंट आपके लिए वी भी आया है, इसको मार्क कर लें। ये पूछा जा सकता है कि क्लासिक अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मजदूरी में कटौती की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। तो क्या करता है? वित्त निभाग प्राप्तियों और वित्त निभाग भुगतान के बीच अंतर। नहीं समझे, इसको बहुत छोटे तरीके से समझिए, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है हर देश का। जैसे आप भी खर्च कीजिएगा तो आपका भी कुछ बैलेंस होगा, उसका कुछ होगा। इसे इसका होता है करेंट अकाउंट, मतलब इधर कैपिटल अकाउंट है, दूसरा होता है करेंट अकाउंट, ठीक है, करेंट अकाउंट। तो इसी तरह से मैंने जो खर्च किए और जो आया, यानी जो आपके पास आया और जो गया, टोटल मिला के जो बैलेंस होता है उसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको आसान भाषा में समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है? तो जो नहीं रहा है वो रहा है कृषि जोत कर। जी हाँ, इसका कोई मतलब नहीं। बाकी अधिकतम जोतों का निर्धारण करना, यानी उसको हदबंदी कहते हैं, हद में रहना। ट्रिक इस तरह से मेरा कहता है, हद अपने को हद में रहना यानी लिमिट में रहना। उसके बाद चकबंदी होता है, जी हाँ चकबंदी हुआ, और जमींदारी उन्मूलन, जी हाँ जमींदारी उन्मूलन भी हुआ है, यानी इसमें सी नहीं होगा, बाकी सब होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 52 अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है
कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत के प्रस्तोता अर्थशास्त्री का नाम क्या? ये कौन सा तोता था बे? फिर से एक बार पढ़ देते हैं। अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान लिया इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक ना हो। मतलब ये उल्टे बोल रहा है। ये तो अभी मेरे इसको आदमी कूट दे पकड़ के। 52 क्या होगा? ये कौन था? रिकार्डो था। ऑप्शन ए। कौन था? रिकार्डो। नेक्स्ट, यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति फिर से पढ़ देते हैं। यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत है, यानी मांग बहुत ज़्यादा है, अनंत रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है, यानी जो विदेशी आपूर्ति है वो स्टेट है, तो पूरा प्रशुल्क क्या होगा? तो पूरा प्रशुल्क क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, मांग मतलब आपूर्ति क्या है? एक तरह से जो आपूर्ति कर रहा है वो कांस्टेंट है और मांग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो क्या होगा? तो घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अदा किया जाएगा। जी हाँ, सिंपल सी बात है। अगर इसको नहीं समझे, जैसे कि कोरोना टीका में जब मांग कम हो रहा था तो भारत ने आयात किया, या जैसे कि दूसरे देश में अमेरिका में जैसे टीका कमी हो रहा था तो भारत उसको एक्सपोर्ट किया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54। वित्त विधेयक वह विधेयक है जो, वित्त विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक वह है जो सरकार की करों आदि के द्वारा जुटाए गए धनराशि का उपयोग करने को प्राधिकार देता है। जी हाँ, भारत के संघीय वित्त, पहले तो वित्त आयोग का गठन कब, किस अनुच्छेद में? 280। ये एक संवैधानिक बॉडी है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि बजट जो है बजट की चर्चा कहाँ पर है संविधान में? आप लोग कमेंट कीजिए। मैंने आपको 2-3 सेकंड दिया, प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए। चर्चा कहाँ पर है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 0। मतलब बजट नाम की कोई शब्द संविधान में नहीं है। ठीक है, तो है क्या? है क्या? एनुअल फाइनेंसिंग स्टेटमेंट। क्या है एनुअल फाइनेंसिंग स्टेटमेंट? हिंदी में क्या कहेंगे? एनुअल फाइनेंसिंग स्टेटमेंट। एक सेकंड फ्रेंड, हाँ, विवरण। जी हाँ, इसकी चर्चा है, ना कि बजट का। ये बजट शब्द आया कहाँ था? तो जस्ट एक बार थोड़ा सुन लीजिए, पूरा जीवन क्लियर हो जाएगा। ये इंग्लैंड में जब पहली बार बजट प्रस्तुत कर रहा था तो वो लेदर बैग में था। ठीक है, वो लेदर बैग में प्रस्तुत किया, बोला लो यही बजट है, वहीं से बजट टर्म यूज हुआ। लेकिन संविधान में क्या है? अपने संविधान में एनुअल फाइनेंसिंग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? यानी सीधा सीधी कहना चाह रहा है कि नेशनल इनकम है, वो गणना कौन करता है? तो वो गणना करता है कौन सा? तो CSO। जी हाँ, ये क्वेश्चन 66वें बीपीएससी में पूछा था, लेकिन पूछने का तरीका अलग था, क्योंकि जो NSSO है, NSSO और CSO था, इसको मतलब हाँ CSO था, इसको मिला करके बना दिया था CSO, इसलिए ये पूछा था। ठीक है, इसका पूरा क्या है? ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जी हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1951 में। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट यकीन मानिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, डायमेंशन क्लियर रहेगा तो चीज़ें आसान होगा, इसलिए नीड टू बी पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 56। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि के पूर्व समाप्त कर दिया गया था? एक को पूछ रहा है, ध्यान रहे, एक को, यानी ऑप्शन को महत्वपूर्ण हो गया यहाँ पर देखना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, कौन सा दे रखा है, यानी तीसरा? जी नहीं, पाँचवा। जी हाँ, पाँचवा था ये। मतलब इसको होना था 80 तक जाना था, लेकिन जनता पार्टी की सरकार आता है और 1978 में ही इसको समाप्त कर देता है। ठीक है, 1 अप्रैल 1978 को समाप्त कर देता है। अब देखिए, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ऑप्शन ये दे दे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना और पंचवर्षीय योजना, यानी 5th 5 ईयर प्लान एंड 12th 5 ईयर प्लान, अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से दोनों सही, यानी ऑप्शन डी हो सकता है। ठीक है, चूँकि मोदी जी आए थे तो आखिर जो 12th 5 ईयर प्लान था
उसको भी समाप्त कर देनी। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, सिर्फ क्वेश्चन को रटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है, थोड़ा ये समझ लीजिए। मुद्रास्फीति के 3 कारण है, मेनली 3 कारण। एक, कहीं डिमांड तो घट नहीं गया, सॉरी उत्पादन यानी प्रोडक्शन तो कम नहीं गया। दूसरा, इनपुट कॉस्ट यानी लागत कारक तो बढ़ नहीं गया। तीसरा जो होता है कि सप्लाई तो कम नहीं गया है। ये तीसरा में बहुत सारा कारण है, लेकिन मेनली यही 3 कारक है जिसका मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा का फैलाव, मुद्रा मतलब रुपया का फैलाव। सिंपल सी बात है, 5 रुपया का बहुत ज़्यादा फैला दीजिएगा उसका वैल्यू कम जाएगा। मतलब अगर ले मेन भाषा में कहा जाए तो पैसा से मतलब कि सामान खरीदने की चीज़ें में क्या हो जाए, उसकी वैल्यू कम जाए। जैसे मान लीजिए पार्ले जी पहले 3 रुपया में खरीदते थे, ठीक है, और अभी वही पार्ले जी आपको 5 रुपया मिला है, लेकिन अगर आपके पास अभी 3 रुपया हो आप पार्ले जी को नहीं खरीद सकते हैं। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या कह रहा है, तो ऑप्शन क्या दे रखा है, ABCD तो नहीं है ना, सिंगल है, यानी ऑप्शन दे रखा है बी, सरकारी प्रतिभूति की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे। यानी क्या क्या कर सकता है सरकार, तो सरकार देखिए मुद्रास्फीति मतलब क्या हुआ कि जो रुपया है इसका वैल्यू घट गया। वैल्यू कैसे बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ाने के लिए ज़रूरी है जो भी मार्केट में रुपया है उसको बैंक किसी तरह वापस कैसे ले सकता है, तो CRR को बढ़ा के, SLR को बढ़ा के, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा करके, बैंक रेट को मतलब क्या करे घटा करके, ताकि बैंक वापस पैसा, जैसे कई फैक्टर है। तो ये हुआ, बट फ्रेंड्स नीड टू बी अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, ज़्यादा कॉन्सेप्ट रटने पे फोकस ना करें। क्वेश्चन नंबर 58, देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था तब होती है जब, यानी क्या कह रहा है, देश का भुगतान शेष संतुलन कम होगा जब हो जाएगा, यानी जो आप संतुलन कब रहिएगा, जब आपने सामान मानिए 10 रुपया का सामान मंगाए, ठीक है, और 20 रुपया का सामान आप बेच रहे हैं। ऐसा है कोई क्या, जी हाँ, अभी जो है कौन, चाइना में हम लोग के चाइना के साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड जो डेफिसिट में जाता है, यानी हम लोग माइनस में जा रहे हैं, चाइना से सामान हम लोग ज़्यादा मंगाते हैं और कम बेचते हैं चाइना, यानी हमसे सामान चाइना कम लेता है, ठीक है। तो ये स्थिति कब हो जाएगा, जब हम लोग सप्लाई ज़्यादा करेंगे और जो इम्पोर्ट यानी आयात कम करेंगे। ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 58, यानी घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो जाए, तब क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। जी हाँ, अगर जितना 10 रुपया दिए और 20 रुपया लिए तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, बड़ी लंबा चौड़ा ऑप्शन दे रखा है, निम्नलिखित कारक या वाक्यों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, क्या क्या रखा है। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलाकर उपभोक्ताओं की वस्तु को अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा पर वृद्धि करता है। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव यानी उसको मतलब किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट के तौर पे मिलाकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदने की इच्छा और योग्यता को वृद्धि करता है, जिनकी कीमत में गिरावट आ गई हो। जिसकी कीमत में क्या, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, यानी एक सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो। जी हाँ, अगर कोई वस्तु उत्पादन हो जाएगा तो वैसे उसकी कीमत गिर जाएगी, तो ऐसे खरीदे जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी 1, 2 सही है। तीसरा क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि ये गलत है, गलत पढ़ने की आदत नहीं डालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कारक बाजार में एक क्रेताधिकार के अंतर्गत और उत्पादन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की अवस्था को द्योतक करती है। 60 कौन करती है, देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। क्या है, सीमांत कारक लागत औसत कारक लागत से अधिक है। सीमांत कारक लागत औसत कारक लागत से अधिक है। दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट में सही है, क्या कर रखा है, सीमांत कारक लागत सीमांत आय उत्पादन से बराबर है, यानी 2, 3 सही है, तो 2, 3 मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, शुम्पीटर के अनुसार उद्योगकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्यों कमाता है, क्योंकि वह नवप्रवर्तक होता है। ठीक है, प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार नवप्रवर्तक
मतलब होता है, इसीलिए वो कमाता है। अब देखिए, शुरू में वह पूंजीवादी बंद अवस्था से को लेता है। बाद में स्टार्टिंग क्या होता है, जो पूंजीवादी है क्लोज इकोनॉमी को वो लेता है, जो मतलब स्टेबल होता है, बैलेंस स्टेबल एंड बैलेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रकारों की आय पर अगर विचार की जाए तो क्या कह रहा है, क्या ये रहा है, यानी अरेंजमेंट है क्या, जी हाँ, अवरोही क्रम में उनके परिणाम की सही अनुक्रमण करें। यानी कौन सा है, पहला क्या है, राष्ट्रीय आय, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है निजी आय, उसके बाद क्या होता है, व्यक्तिगत आय, और जो आखिर में बच गया परियोज आय, यानी ऑप्शन ए। सॉरी फ्रेंड्स, उपभोक्ता प्रवृत्ति क्या है, यही सवाल पूछा जाता है। कीन्स है कौन, तो कीन्स है वो इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, तो कीन्स के अनुसार क्या होगा कि कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगा। क्या कह रहा है, सीमांत उपभोक्ता है, सीमांत उपभोक्ता यानी कभी भी जो इकाई से अधिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आपूर्ति की ओर से बिग पशु सिद्धांत क्या है, बिग पशु सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा हुआ रहता है। तो चलिए, आपूर्ति की ओर जो बिग पशु सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, जी हाँ, ABCD ये भी दे रखा है। तो क्या है, 1 और 2, सॉरी 2 और 3 सही है। 2 3 देख लेते क्या है, 2 3 है बाह्यकर्ताओं के लिए कल्पित अस्तित्व का साथ, और 3 क्या है, अभिभाज्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ। नहीं फ्रेंड्स, कीन्स की जनसंख्या से रिलेटेड है, यानी हाँ सही है, 2 3 सही है, यानी 2 3 सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ये भी ABCD है क्या, नहीं सिंपल है। विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। आर्थिक समृद्धि क्या है और विकास क्या है, देखिए विकास जिसका हुआ है उसका आर्थिक समृद्धि गारंटी है, लेकिन जिसका समृद्धि हुआ है उसका विकास हो ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, आभास लगान कब उत्पन्न होता है, आभास लगान तो अल्पकाल में, जी हाँ, कब उत्पन्न होता है, अल्पकाल में। ये जो है ना, ये जो अवधारणा दिया है प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। ठीक है, इनके शब्दों में बोला जाए, आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों की पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण होती है। यानी क्या, उत्पादन को जो कारक है, ठीक है, वो सीमित होने के कारण ये उत्पादन मतलब ये आता अल्पकाल के लिए लगान। नेक्स्ट, जब AC गिरता है तो MC, जब AC गिरता है तो MC भी गिरती है। ठीक है, अब AC MC क्या है, एवरेज कॉस्ट, जी हाँ, एवरेज कॉस्ट, और MC मार्जिनल यानी सीमांत कॉस्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि जब AC गिरता है तो MC भी गिर जाता है, कितना गुना से, तो 2 गुना से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया, तो न्यूनतम प्रयास विश्लेषण जो है वो H. लिविंगस्टीन के द्वारा, H. लिविंगस्टीन के द्वारा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये कह रहा है आर्थिक विकास का न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत प्रोफेसर H. लिविंगस्टीन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ क्या, गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स क्या होता है, तो ऋणात्मक आय वाले प्रभाव से धनात्मक विस्थापन प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है इसके केस में। ठीक है, आंसर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा सी, ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, रिकार्डो ने, अभी एक ऊपर पढ़ा था रिकार्डो के बारे में आपने, रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी, क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट था, इसका क्यों इसका मानना ऐसा था, उसका मानना था कि ऑप्शन ABCD तो नहीं है ना, नहीं, उसका मानना था अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी, यानी कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। अब देखिए, पहली बात तो कृषि योग्य भूमि
तो कम हो ही रहा है, लेकिन बचेगी नहीं वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आजकल कम क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है। ये इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत है। बाकी आंसर क्या होगा, यही। क्वेश्चन नंबर 71, 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे। पहली बात तो राज्य कौन हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जी नहीं, ये सब राज्य नहीं है। राज्य मतलब हो गया कंट्री। जी हाँ, राज्य के कंट्री है, उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक है। कौन कौन है, जनसंख्या, संप्रभुता, क्षेत्र और सरकार। जो ये 4 क्षेत्र है जिसको राज्य कहते हैं। जैसे बिहार का जनसंख्या तो है, क्षेत्र भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता है क्या, संप्रभुता है क्या, जी नहीं, ये केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, चलिए 19वीं शताब्दी में के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे। राज्य को क्या मानते थे, तो एक आवश्यक बुराई, क्या मानते थे, एक सेकंड फ्रेंड, एक आवश्यक बुराई, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट 22, फ्रेंड्स देखिए ये बुक मैंने खरीद के लाया है और मुझे शिक्षक एग्जाम भर्ती का एग्जाम नहीं देना है, ये आप लोग के लिए आया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को भी, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कौन सा है, भारत कौन सा है, आपको याद करना हो तो प्रस्तावना को याद कर लीजिए, पता चल जाएगा। क्या है, गणतंत्रात्मक है, जे गणतंत्र मतलब राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है, वंश अनुगत नहीं होता है। दूसरा संघीय है, जी हाँ, संघीय व्यवस्था कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो सरकार होना चाहिए, केंद्र विषय का स्पष्ट बंटवारा होना चाहिए, द्विस्तरीय विधानसभा होना, मतलब कि सदन होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी ये। और दूसरा क्या है, अध्यक्षात्मक है, जी हाँ, हमारा राष्ट्र प्रमुख है, वो एक तरह से अध्यक्ष की तरह ही, नाम मात्र का है लेकिन अध्यक्ष की तरह ही है, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, दबाव समूह के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है बहुत सारे, जैसे आप लोग, आपका जो शिक्षक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी दबाव समूह कार्य कर रहा है सरकार पे कि व्यवस्था में परिवर्तन कीजिए, वो भी दबाव समूह है। यानी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है अपने हितों की अपने सदस्यों के हितों की विकास करना। जी हाँ, अगर वही दबाव समूह राजनीतिक तौर पर दबाव डाल दे तो वो आ जाएगा पॉलिटिकल दबाव समूह। भारत में कई दबाव समूह, जैसे मजदूर संघ का है, फिर पॉलिटिकल पार्टी का है, फिर लेबर यूनियन है, फिर मतलब इस तरह से बहुत सारे है। ये मेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, बीपीएससी मेंस या यूपीएससी मेंस में एक सवाल बनता है। 74, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, कौन संबोधित करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। जी हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष इसको संबोधन करता है। लेकिन सवाल एक और आता है, यहाँ से 2 सवाल आता है, इसको बुला कौन सकता है, तो बुला सकता है राष्ट्रपति। जी हाँ, क्या एक सवाल और है कि संविधान संशोधन के केस में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जी नहीं, केवल और केवल साधारण विधेयक के केस में। दूसरा सवाल है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार बुलाता है, तो 118, और अध्यक्षता किस अनुसार करता है, 108। कर देते, क्या करा है कि जो संयुक्त 108 के तहत क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन के आह्वान करता है, यानी उसको बुलाता है राष्ट्रपति, और 118 के तहत अध्यक्षता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, क्या कह रहा है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अभी कौन है, तो मनोज सोनी। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रथम गैर प्रधानमंत्री कौन बने थे, पहले बने थे मोरारजी देसाई 78 में जनता पार्टी के सरकार में। ठीक है, 75 क्या था सवाल, हाँ सही है। राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, सवाल है कौन, कौन कराता है, तो मुख्य चुनाव अधिकारी। जी हाँ, जो मेन चीफ इलेक्शन होता है वही कराता है, नहीं सेंटर वाला, नहीं,
राज्य विधानसभा का राज्य चुनाव अधिकारी कराता है, ठीक है। क्योंकि राज्य में भी हर एक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था बना है, वहाँ पर चुनाव का भी चुनाव आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन बी ही होगा, अधिकारी ही कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, किसकी देख रेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? किसकी देख रेख में? सिंपल सी बात है, किसकी देख रेख में होगा? तो जिलाधिकारी ने डीएम लॉ एंड ऑर्डर को देखता है। भारत में पुलिसिंग व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो ये जो कोड लाया था कौन? कर्नवालिस कोड लाया था, उसी से बाद में ये पुलिसिंग व्यवस्था को बल मिला। क्वेश्चन नंबर 79, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करता है? तो नहीं किसका करता है? तो पहले करता किसका है? राज्य का करता है, जी हाँ। केंद्र का करता है, जी हाँ। सरकारी उद्योग का करता है, जी हाँ। तो नगर निगम का नहीं करता है, ऑप्शन सी। आखिर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वंस अगेन रिक्वेस्टेड प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, आप देख भी रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें। अगर इतना देर वीडियो देख लिए, एक लाइक से हमारा एक पैसा भी नहीं मिलेगा, लेकिन यकीनन हमारे को मोटिवेशन जरूर मिलता है। क्वेश्चन नंबर आखिर, निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? जो नौकरशाही की विशेषता क्या नहीं है? अक्षमता। अगर कोई आप ही अगर अक्षम बन जाइएगा, आपको भगा देगा। तो बाकी क्या है? स्टेबिलिटी है, तटस्थता है एंड गोपनीयता है, जी हाँ। यानी नहीं कौन सा है? ऑप्शन सी। तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स शुक्रिया। ये डेली बेसिस पे सेट मिलेगा, बस आप लोग इसका व्यू का मेंटेन रखें। शुक्रिया, जय हिंद फ्रेंड्स। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है।